हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ लूसेंट और एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, इसका नाम है स्टोन एज एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम चैप्टर 2 कवर अप करेंगे, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम कवर क्या करेंगे, तो इसके ओरिजिन के बारे में, इसे हम सभ्यता कहते क्यों हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से थे इसके, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, बनावली एक्सेट्रा। इसके फीचर्स क्या थे, जितने भी साइट्स थे उसके फीचर्स क्या थे, इसके इकोनॉमी एंड सब्सिस्टेंस पैटर्न क्या थे, मतलब उनका अर्थव्यवस्था कैसा था और वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, उनके यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, उनके सोशियो रिलीजियस लाइफ कैसी थी, मतलब सोशियो रिलीजियस लाइफ सामाजिक धार्मिक जीवन, क्या वो भगवान में मानते थे, वो समाज कैसे चलाते थे अपना, और फाइनली उनका डिक्लाइन कैसे हो गया। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि स्टार्टिंग जब इंडिया वाज लिविंग एज अ कॉलोनी, जब भारत कॉलोनी के रूप में था ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इन द ईयर 1826 के आसपास चार्ल्स मेसन आए थे। चार्ल्स मेसन थे कौन, तो ये ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्हें कुछ साक्ष्य मिला था, दे गॉट सम एविडेंसेस, जैसे कि उन्हें टॉयज मिल गए, उन्हें हड्डी मिल गए, उन्हें कुछ कंकाल मिल गए। उन्हें क्या लगा कि इट वॉज द प्लेस वेयर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, राजा पुरुषोत्तम के बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो उसके इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट 1831 की बात है। 1831 में बर्न्स आता है। बर्न्स ये भी एक ईस्ट इंडिया ऑफिशियल था, तो बर्न्स भी आता है, तो बर्न्स को भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं पर वो भी उतना ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट 1850 के आसपास कनिंघम आता है। कनिंघम को हड़प्पन सील मिल जाता है। हड़प्पन सील रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हुआ करता था, तो उसमें कुछ जानवर वानवर चिपकाए हुए थे, तो ही जस्ट गॉट फियर्ड, उसे डर लग गया और वो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर 1871 की बात है, जब 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। एएसआई की स्थापना हो गई थी 1861 में। तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। फिर उसी के डायरेक्टर ये कनिंघम बन के आया था। कनिंघम बिकम द डायरेक्टर ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसे जब वो सील्स मिली थी और बर्न्ड ब्रिक्स मिले थे। बर्न्ड ब्रिक्स समझते हो, जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो आपको दो तरीके के ब्रिक्स मिलेंगे। स्टैंडर्ड साइज सबका साइज सेम था, ठीक है, साइज सबका सेम था, पर वो अलग अलग टाइप के थे। एक था बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब ये बर्न्ड ब्रिक्स जो थे, बर्न्ड ब्रिक्स ऐसे ब्रिक्स थे जिसे आग में तपाया गया था, जैसे आप आज के डेट में देखते हो। दूसरा ऐसे ब्रिक्स थे जिसे सूरज की धूप से तपाया जाता था, इससे घर बनते थे, इससे सिटाडेल्स बनाया जाते थे जनरली। तो स्टार्टिंग में जब उसे सील्स मिले, बर्न्ड ब्रिक्स मिले, 1971 के आसपास है, आसपास की बात है, तो कनिंघम को क्या लगा, कनिंघम थॉट कि ये 50 साल या 100 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रहा करती है, तो उन्होंने ऐसा कोई बिल्डिंग बनाया होगा, फिर बाद में उसे तोड़ दिया होगा, या फिर पंजाब के किसी किंग ने बनाया होगा। ही इसके पास इतनी दूरदृष्टि थी नहीं कि वो सोच सके कि ये किसी भी सिविलाइजेशन के बर्न ब्रिक्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ कि जब वहाँ पे से फॉर एग्जांपल इट वाज अ माउंट, ओके, तो ये माउंट्स थे, इसके ढेर सारे लेयर्स था, तो इसके दो लेयर्स, लेयर 1 और लेयर 2। जब लेयर 1 और लेयर 2 के ब्रिक्स को ले गए ना लोग, वहाँ के पंजाब के लोग ले गए, जैसा कि बहुत सारे जगह पे पाया जाता था कि जो भी ईस्ट इंडिया ऑफिशियल्स के जितने भी जगह थे वहाँ पे, वहाँ सबको तोड़ फोड़ किया जाता था बाय इंडियन पीपल। तो वहाँ के जब बर्न ब्रिक्स ले गए ना, तो उन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले, तब जाके उन्हें पता चला कि मे बी कि यहाँ पे कुछ पुरातात्विक चीज़ें हमें मिले और मे बी कि यहाँ पे सिविलाइजेशंस हो। ठीक है, तो ये इसके पीछे की स्टोरी है कि सिविलाइजेशन की खोज कैसे स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो इसे चार्ल्स मेसन ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, पर वो कंक्लूड नहीं कर पाए थे। फिर कनिंघम आ गए थे, फिर एएसआई की स्थापना हो गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उसी एएसआई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम में दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी, ये दोनों काम करते थे। ये दे वेर द क्वाइट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। उन्हें ही 1921-22 के आसपास आईवीसी के एविडेंसेस मिले। जब मैं आईवीसी कह रहा हूं ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, याद रखो। आपको मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। आईवीसी इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब मैं इसे इंडस सिविलाइजेशन बोलूंगा, ये भी
इंडस सिविलाइजेशन है। जब मैं इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलूंगा, ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इसे हम सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, तो जब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलूंगा, इंडस सिविलाइजेशन बोलूंगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलूंगा, या फिर देयर इज डिमांड कि इसे सरस्वती सिविलाइजेशन बोला जाए, हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने ऐसा कहा है, तो ये सभी को आप एक कंसिडर करना। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, ये सारे नाम अलग अलग क्यों हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ऑप्शनल लेते हो तो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि फिर जॉन मार्शल, जब 1921-22 की बात है, जब ये दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को कुछ एविडेंसेस मिले, तो फिर जॉन मार्शल जो तत्कालीन डायरेक्टर थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने इसे डिक्लेयर किया, इस साइट को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि ये कंटेम्प्ररी तीन सभ्यता, उस टाइम तीन सभ्यता की खोज हो चुकी थी, कंटेम्प्ररी तीन सभ्यता के समकालीन है या फिर उससे पहले की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। चाल्कोलिथिक एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे तांबे का इस्तेमाल बहुत मात्रा में हो रहा था। ठीक है, तो इफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कंसीडर्ड एज द चाल्कोलिथिक एज, इट विल बी द सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। ओके, तो ये स्टोरी समझ में आ गया आपको। अब वो जो मैंने आपको बताया, पॉइंट करो, उन्होंने कहा कि ये सभ्यता बाकी के तीन सभ्यता के समकालीन या फिर उसके पूर्व की है। तो बाकी के तीन सभ्यता कौन थे? बाकी के तीन सभ्यता ये थे, एक चाइना, एक मेसोपोटामिया, एक इजिप्ट, इसे हम मिस्र भी बोलते हैं। ओके, चाइना हांगो रिवर के पास थी। ये चारों सभ्यता जो है ना, रिवर वैली सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये सारे रिवर के पास सिविलाइजेशन पनपे हैं। ओके, चाइना हांगो रिवर, इंडिया इंडस रिवर के पास में, मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के पास में, इजिप्ट जो है नील रिवर के पास में या मिस्र रिवर के पास में। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये सारे ग्रीन वाले पोर्शन जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन है। ओके, ये है, फिर ये है। ओके, तो ये जो चाइना है, चाइना हांगो रिवर के पास में है यहाँ पे। इंडिया जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में है। फिर ये जो हमारे मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के पास में। फिर जो इजिप्ट है, जिसे मिस्र बोलते हैं, वो नील रिवर के पास में। ओके, तो ये सिविलाइजेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके सभी सिविलाइजेशंस के कुछ कॉमन फीचर्स बताता हूँ। इसके कुछ कॉमन फीचर्स क्या थे? सभी सिविलाइजेशंस थे, इसके कॉमन फीचर्स क्या थे कि ये सभी शहरी सभ्यता थे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैदिक एज है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो जो वैदिक एज है ना, ये शहरी सभ्यता नहीं थी। इट वॉज नॉट द एज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, इट वॉज द एज ऑफ रूरल सिविलाइजेशन। मैं बताऊंगा क्यों। तो ये वैदिक एज रूरल सिविलाइजेशन था, बट ये जो सिविलाइजेशन थी ये सारे शहरी सिविलाइजेशन थे। ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, ये वर क्वाइट लिटरेट। ये सारे रिवर या वैली के किनारे रहा करते थे। जैसे देखो, ये इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था, मिस्र सिविलाइजेशन जो था नील नदी के किनारे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स या टाइग्रस, इंडिया इंडस नदी के किनारे, और चाइना हांगो या येलो रिवर के किनारे। इन सभी में जो बहुत सारे कॉमन चीजें थी, इनको लिखना पढ़ना आता था। ये स्टैचू मेकिंग करते थे, मतलब समझ रहे हो, दे वे आर मेकिंग अ काइंड ऑफ टॉयज एंड मॉन्यूमेंट समथिंग। ये बिल्डिंग बनाते थे, ये सील्स बनाते थे। सील्स मैं आपको बताऊंगा। सील्स वर ऑफ द rectangular size, square size. There were some seals as cylindrical seals. Okay, there were some circular seals. ठीक है, seals के अलग अलग टाइप्स थे, तो ये seals सारे बनाया करते थे। ये सभी कॉमन फीचर्स हैं उनमें। उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कैसे? क्योंकि when there is a person who is not residing only on the basis of agriculture, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे निर्भर नहीं हो तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगा। क्योंकि वो मूर्ति बनाते थे, सील्स बनाते थे, दे वर क्वाइट लिटरेट एज वेल। तो उनके जो लिटरेसी लेवल की वजह से, उनके ढेर सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से इकोनॉमी जो था डाइवर्सिफाइंग था। डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमी होने की वजह से क्या हुआ कि दे जस्ट गॉट इकोनॉमिकली वेल्दी एज वेल। समझ में आ रहा है आपको कि वो धीरे धीरे पैसे वाले बनते चले गए। इन्हीं सभी रीजन से वो शहरी सिविलाइजेशन बनते चले गए। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर सिर्फ कृषि पे निर्भर नहीं है वो, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बनेगा। जितना ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होगा उतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, और ट्रेड एंड कॉमर्स शोज दैट इट इज द इकोनॉमी बेस्ड कल्चर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो ये है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड भी कहते हैं। अब प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड किसे कहते हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था प्री हिस्ट्रिक एज और प्रोटो हिस्ट्रिक एज। ओके, प्री हिस्ट्रिक किसे बोलते हैं? सपोज दिस इज ए पॉइंट ओरिजिन ए, दिस इज ए पॉइंट ओरिजिन बी। जिस पॉइंट से ह्यूमन का ओरिजिन हो गया है और किसी भी सिविलाइजेशन का स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब द टाइम पीरियड बिटवीन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड स्टार्टिंग ऑफ एनी सिविलाइजेशन, इस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? ह्यूमन का ओरिजिन हो चुका है और देयर इज नो एनी फाउंड सिविलाइजेशन नहीं पाया गया है, इस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्रिक। प्रोटो हिस्ट्रिक किसे बोलते हैं? आफ्टर दैट सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, उनके पास लिखने पढ़ने का ज्ञान भी हो गया है, पर वो जो लिख दिए हैं ना, देयर आर राइटिंग्स जिसे अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। ओके, मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो प्री हिस्ट्रिक हम किसे कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्रिक किसे कहते हैं? समझ में आ गया आपका? प्रोटो हिस्ट्रिक किसे कहते हैं? लेखन कला थी उस टाइम लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। गेटिंग माय पॉइंट? उसे हम आधे ऐतिहासिक बोलते हैं। अब ऐसे तो कहा जाता है कि मेहरगढ़ साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो 8000 BC के आसपास का है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो है वो 2500 BCE से 1750 BCE के आसपास है। मतलब सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रोथ इस टाइम पे हुआ था। आगे देखते हैं, इसका ओल्डेस्ट नाम है इसका इंडस सिविलाइजेशन। ओके, इंडस सिविलाइजेशन सबसे पहला किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। ओके, क्यों कहा था? क्योंकि वैदिक काल में इस नदी का नाम था सिंधु। वैदिक काल से ही इंडस रिवर को हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं, इसलिए इसे हम इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्कोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक। जब पुरातत्व ढूंढा गया तो सबसे पहला ढूंढा गया जो शहर था, जो जगह था, उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए लोग उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना स्टार्ट कर दिए। अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इंडस नदी और सरस्वती नदी के बीच में जो एरिया था, इसमें लगभग 80% टोटल सेटलमेंट था। लगभग टोटल सेटलमेंट जो था 80% के आसपास सिर्फ इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन के बीच में था। आगे देखोगे आप तो ब्रिटिश हिस्टोरियन, उनका नाम है AJ टॉनीबी, इन्होंने कहा इसे इंडिक सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको कहा है ना, गंगाधरी शक्तिमान है, इट्स द इंडिक सिविलाइजेशन, इट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट इज द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इट इज द इंडिक सिविलाइजेशन। इसके वेरियस नेम्स हैं। गेटिंग अ पॉइंट? अब इसका स्प्रेड कहां तक था? स्प्रेड था सिंध, बलूचिस्तान, ये दोनों इधर है अपने पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पूर्वी यूपी और उत्तरी महाराष्ट्र, यहाँ इसका स्प्रेड है यहाँ तक। ओके, इसे हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। याद रखिए, इस एज को, ये जो आईवीसी है, आईवीसी को हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। ब्रोंज मतलब क्या होता है? कांसा होता है। कांसा क्या है? कॉपर और टीन का एलॉय है। ओके, कॉपर और टीन का एलॉय है, परसेंटेज इसमें होते हैं 80 + 20, ठीक है। तो कॉपर टीन का एलॉय है, इसे हम ब्रोंज एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार कांसा का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इसे एक तो हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तांबे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे हुआ था, इसे हम इसलिए चालकोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा, इसे हम ये कहते हैं ब्रोंज एज कहते हैं। ब्रोंज एज किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ब्रोंज का इस्तेमाल हुआ था। इसे हम प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, आधे ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ पे लिखा पढ़ा जाता था पर उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। इट इज नॉट स्टिल बीइंग डेसिफर्ड। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं, क्वेश्चंस क्यों जरूरी है। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चंस क्यों जरूरी है? एक तो इसलिए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाया करता है, आपका ध्यान यहाँ पे है कि नहीं, आप कितना गेन कर रहे हो। पहला पॉइंट ये है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चंस के लिए आपको कोई दूसरा लेक्चर या वीडियो या दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम क्वेश्चंस होते जा रहे हैं यहाँ से। थर्ड पॉइंट इज दैट कि क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे बीपीएससी में पूछ दिया, यूपीपीसीएस में पूछ देगा, यूपीपीसीएस वाला एमपीपीसीएस में पूछ देगा, वो रेलवे में पूछ देगा, वो एसएससी में पूछ देगा। तो इसलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आपको पता ये चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है,
समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्वेश्चंस आपको हाथों हाथ करते चलना है। ओके, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज, मैंने आपको बताया था। चाल्कोलिथिक क्यों कहेंगे उसे हम? क्योंकि इट्स ऑल्सो नोन एज द कॉपर एज। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉपर एज। कॉपर एज बोलते हैं। कॉपर एज क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि वहां पे कॉपर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। और कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। तांबा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ताम्र। ओके, पूरा पाषाण युग, इट इज द पैलोलिथिक एज। नव पाषाण युग, इट इज द नियोलिथिक एज। लौह युग, इट इज द आयरन एज। ताम्र पाषाण युग, इट इज द कॉपर एज। आप लेक्चर रिवाइज करके देखो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं इसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी, रोमन, ओके, रोमन, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। नील नदी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इट इज द इजिप्ट, मिस्र। ओके, गेटिंग द पॉइंट? ये मिस्र है जो कि नील नदी के तट पर पनपी। आंसर इज डी। इसलिए मिस नहीं करना है आपको, ध्यान देते चलना है सारे टॉपिक्स पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब देखते हैं, ये यूपीपीसी से पूछा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है बीपीएससी में 1996 1994 में। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स याद रखने हैं। जो जो मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, मार्क माय वर्ड, 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। समझ में आ रहा है आपको? चलो, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, प्री हिस्ट्रिक, आध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्रिक, ऐतिहासिक युग, हिस्ट्रिक एज, और उत्तर ऐतिहासिक मतलब पोस्ट हिस्ट्रिक एज। तो मैं आपको बता चुका हूं, प्री हिस्ट्री किसे बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसे बोलते हैं, हिस्ट्रिक एज जो अभी हम तत्कालीन है, प्रोटो हिस्ट्री पोस्ट हिस्ट्रिक मतलब द पीरियड दैट विल कम आफ्टर हिस्ट्री। ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एज वेल। आधि ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहते हैं? इट इज द प्रोटो हिस्ट्रिक एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेखन की कौशल थी, दैट दे वेयर एबल टू राइट बट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर इट नाउ। अब देखो लेखन कला कैसी थी। से फॉर एग्जांपल, ये एक आदमी है, ये मुस्कुरा रहा है। ओके, ये एक मछली बना दिया। ओके, ये एक आदमी है जो दुखी है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट कि ये कहना चाहता हुआ कि तुम मेरी मछली खा लिए तो मैं इसलिए उदास हूँ, समथिंग ऐसे। तो जो भी हो, पर इट इज समथिंग लाइक दैट पिक्टोग्राफिक, वी आर नॉट एबल टू डेसिफर। जिस दिन ये डेसिफर हो जाएगा, समझो इतिहास का, एंशिएंट इंडिया का मैक्सिमम थिंग्स विल बी चेंज्ड। ओके, तो चलते हैं आगे टॉपिक नेक्स्ट। एक्सपेंशन कहां तक था इसका? एक्सपेंशन चार्ट याद रखिएगा, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, सुक्ता चेंडोर। नॉर्थ में मांडा, इट इज द नॉर्थ। साउथ में दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुक्ता चेंडोर। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के पास में। ओके, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में, हिंडन नदी के पास में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के पास में। और सुक्ता चेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद और सुक्ता चेंडोर। अब इसमें हम मैप में समझते हैं। ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हो, इट इज द शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो आप, सबसे पहले इट इज द मांडा, देख रहे हो आप, ये डार्क पोर्शन, इट इज द मांडा, ये नॉर्थ पोर्शन है। ये हमारा ईस्ट पोर्शन है, ये जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये ईस्ट वाला है। ओके, ये हमारा देखो दाइमाबाद, दाइमाबाद हमारा साउथ वाला है। और ये देख रहे हो आप, सुक्ता चेंडोर, सुक्ता चेंडोर हमारा वेस्ट वाला है। तो आपने मैप से देखा, जो सेम थिंग यहाँ पे था, मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर और सुक्ता चेंडोर। मांडा है, आलमगीरपुर है, दाइमाबाद है और सुक्ता चेंडोर है। तो आपको याद रखना है। चलो, अब मेन हम यहाँ से आते हैं इसकी ओरिजिन। ओरिजिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ओरिजिन भी हम पढ़ेंगे, ओरिजिन कैसे हुआ इसका। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इट इज समथिंग कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा का अभ्युदय हुआ, हड़प्पा साइट्स वाज फाउंड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इतना आसान ये नहीं था। जब आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर गए, when they starting more evidences, getting more evidences, they found that the Harappan civilization or the Indus Valley civilization was developed in 4 phases। समझ में आ रहा है आपको? ये हड़प्पा का नहीं हुआ है, समझ रहे हो? ये हड़प्पा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इट इज द हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये 4 फेज में डेवलप हुआ है। एक तो बिफोर 2500 BC, सेकेंड इज अराउंड अराउंड 2500 BC, थर्ड इज अराउंड 2100 BC एंड फोर्थ इज अराउंड डिक्लाइन फेज, जहां पे हम बोल सकते हैं 1700 BC के आसपास। ओके, जो स्टार्टिंग है उसे हम प्री हड़प्पन बोलते हैं, उसके बाद वाले को अर्ली हड़प्पन, उसके बाद वाले को मैच्योर हड़प्पन, फिर आते हैं हमारा लेट हड़प्पन। ओके, अब है क्या कि प्री हड़प्पन, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नियोलिथिक एज, आपको नियोलिथिक साइट याद होगा। नियोलिथिक साइट मेहरगढ़ वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था, लगभग 3000 ईयर्स तक सर्वाइव करने वाला साइट्स था ये मेहरगढ़ न्यूलिथिक एज का। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि देयर आर सर्टेन एविडेंसेस जो कहते हैं दैट द हड़प्पन पीपल और द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर नथिंग मोर देन द न्यूलिथिक पर्सन, दे आर कॉल्ड द इंडिजिनस पर्सन, मतलब उनकी व्युत्पत्ति यहीं से हुई है। अब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं बिफोर 2500 BC, तो मेहरगढ़ से साइट्स मिले हमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स न्यूलिथिक का था वो। इस टाइम में क्या था कि लोग सेटलमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे और विलेजेस बनना स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम लोग क्या करते थे, आपको मैंने पढ़ाया था, दे वेयर रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड सेटलिंग डाउन इन अ लिटिल बिट एरिया। वो कम से कम क्षेत्र में सेटल डाउन हो रहे थे और वो अपना जीवन कैसे जीते थे उस टाइम, कृषि की तरह, कृषि से अपना जीवन यापन करते थे, अखेटक के रूप में यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी घुमा करते थे, दे वर नॉट सेटल्ड, ठीक है। तो ये था हमारा प्री हड़प्पन एज में मेहरगढ़ था। नेक्स्ट आते हैं हमारा टाउन्स बनने स्टार्ट हो गए। आमरी, आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, आमरी भी एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। ओके, आमरी भी एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है और मैंने आपको बताया भी था कि आमरी हड़प्पन सिविलाइजेशंस में भी आएगा। ये मोर डेवलप्ड साइट्स कहा गया, किससे, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वाज समथिंग लाइक विलेजेस, उसके बाद हमारे आमरी जैसे डेवलप्ड साइट्स आने लगे, ये टाउन्स के रूप में। उसके बाद द थर्ड फेज जो आप पढ़ते हो ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, उसके बाद वैसे जो साइट्स आने लगे, ये साइट्स आने लगे ग्रेट सिटीज के रूप में, कब, अराउंड 2100 BC। ओके, हड़प्पा बहुत बड़ा बहुत साइट था, मोहनजोदारो बहुत बड़ा साइट था, कालीबंगन 2 फेज में डेवलप हुआ था, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कालीबंगन 2 फेज में डेवलप हुआ था। एक्चुअली मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे था। देयर वाज सिटाडेल और अ कॉमन मैन यूज्ड टू लिव हियर। तो सिटाडेल जो था ना, सिटाडेल और कॉमन मैन जो यहाँ पे रहा करते थे, तो सिटाडेल पहले खत्म हो गया, तो दूसरा जो फोर्ट बना उस इस सिटाडेल के ऊपर बना था। तो कालीबंगन का एविडेंस हमें ऐसे मिला है। पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे, फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट अंदर इसके और फाइंडिंग्स करना स्टार्ट किए तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर एक और कालीबंगन रहा करता था जो इससे लगभग 150 साल पहले की बात था। ओके, तो ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो ये ग्रेट सिटीज बनने स्टार्ट हो गई। इट इज अराउंड 2100 BC, इट इज इन द मैच्योर हड़प्पन एज। And fourth Harappan age was the later Harappan. It is in when whole civilization was in decline, the cities like Lothal, smart cities was being developed. Lothal, गुजरात बहुत पहले से ही स्मार्ट है, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रुप में के रूप में वो काम करता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल और वहाँ की मेंटालिटी जो लोगों की है स्टार्टिंग से ही। तो जब बहुत सारे सिटीज डिक्लाइन पे जा रहे थे तो लोथल जैसे साइट्स आ रहे थे, क्योंकि वहां पे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा था, किसके साथ, फॉरेन के साथ। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे जो अफगानिस्तान है। अब समझते हैं ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मकरान कोस्ट, सिंध, चोलिस्तान समझाऊंगा क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रीजन और गुजरात। देखते हैं अफगानिस्तान क्या है। अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट प्लेस है सोर्तुगाई, इंपॉर्टेंट प्लेस है सोर्तुगाई। देखो मैं आपको एक मैप से समझाता हूँ कहाँ था। ये देखो आपने जो पढ़ा है ना मांडा, मांडना के ठीक ऊपर इधर सोर्तुगाई है। ओके, अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि वहां से जब एविडेंस मिले हमें, तो एविडेंस को ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे हमारे इंडस वैली के साइट नहीं थी, लोग वहां पे जाया करते होंगे, किस लिए, ट्रेड करने के लिए। तो जो ट्रेड वहां पे हुआ करेगा तो उससे हम कहते हैं कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड वहां तक था। इंपॉर्टेंट साइट है सोर्तुगाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस लिए ये है, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग कॉलोनी था, वहां पे रहते नहीं थे लोग, वहां पे व्यापार किया करते थे। और जब लोग रहेंगे नहीं तो किससे व्यापार किया करेंगे, तो व्यापार किया करते थे सेंट्रल एशिया के लोग से। मतलब अफगानिस्तान में जो सोटू का ये एरिया है अभी तक उसे डिक्लेयर किया गया है दैट वाज द एरिया ऑफ द सेंट्रल एशिया। लोग तो सब 4 सिविलाइजेशंस था, सभी में लोग रह रहे थे, तो वो जो मेसोपोटामियन वाला रीजन था वहां के लोग थे वो। ओके, अब वहां से लाते क्या थे, लैपिस लाजुली, रूबी और गोल्ड की बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिले हैं। गोल्ड के रिसोर्सेज एक तो अपने कर्नाटक में है केजीएफ, जो रीजन आपने मूवी भी देखी होगी वहां पे, दूसरा यहाँ पे अफगानिस्तान से लाया करते थे उस टाइम। नेक्स्ट आते हैं बलूचिस्तान और मकरान कोस्ट। ओके, इसमें क्या है, सुक्ता जेंडोर है।
सुख्ता जंडोर बलूचिस्तान और मकरान पोस्ट में था। ऐसा माना जाता है कि लोथल के अलावा एक और पोर्ट ये है। समझ में आ रहा है? आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसमें लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है। तो लोथल के अलावा जो दूसरा पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये पोर्ट है हमारा सुख्ता जंडोर। ओके, माइट बी ऐसा ऐसा माना जाता है कि ये जो रीजन है, जैसे कि यहाँ से जो जाते होंगे लोग, यहाँ से जाते होंगे लोग, तो ये सी के रास्ते वहां से जाते होंगे और ट्रेड किया करते होंगे। ओके, किससे? सेंट्रल एशिया से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सिंध में। सिंध में क्या है? सिंध एक्चुअली क्या है कि ये दोआब के बीच में। दोआब किसे बोलते हैं? लिसन वन थिंग, इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी। ये रिवर ए जा रहा है, ये रिवर बी जा रहा है। अगर यहाँ पे बीच में कोई सा भी एरिया है, इट इज समथिंग कॉल्ड एज दोआब। मतलब उनको रिवर का सोर्सेस यहाँ से भी मिल रहा है, रिवर के सोर्सेस यहाँ से भी मिल रहे हैं, इसे हम दोआब कहते हैं। तो दोआब में कौन सा था? सिंध और सरस्वती, गग्गर हाकरा। सरस्वती को हम गग्गर हाकरा बोलते हैं, ये भूलिएगा मत, ये आगे आते रहेगा आपके। तो सिंध और सरस्वती के बीच में जो एरिया था, ये सिंध वाला था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? लकराना बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लकराना रीजन में ही हमारा मोहनजोदारो और चानूदारो मिलता है हमें, ठीक है। तो सिंध वाला जो एरिया था, सिंध और सरस्वती के बीच में जो एरिया था, उसमें लकराना एक रीजन है। लकराना रीजन में ही हमें मोहनजोदारो और चानूदारो मिलता है। ओके, अभी आता है चोलिस्तान रीजन। अब चोलिस्तान किसे बोलते हैं? ये जो आप थर्ड डिजिट वाला एरिया देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एज द थर्ड डिजिट एरिया। ओके, ये थर्ड डिजिट वाला एरिया को हम कहते हैं चोलिस्तान रीजन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इट इज द गग्गर हाकरा, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज द गग्गर हाकरा। गग्गर हाकरा को ही हम कहते हैं सरस्वती। अब सरस्वती से कैसे कहते हैं हम गग्गर हाकरा को? तो जब वो वैदिक एज में जब आर्यंस आएंगे, तो उन्होंने गग्गर हाकरा का मेंशन किया है एज ए सरस्वती। ओके, इट इज समथिंग कॉल्ड एज द सरस्वती। गग्गर हाकरा को ही हम सरस्वती कहते हैं। ओके, तो सप्त सिंधु के में उसका मेंशन किया गया है गग्गर हाकरा का, इसके द्वारा, जो हमारे वैदिक एज में जो लोग रहा करते थे उनके द्वारा। अब ये हमारा गग्गर हाकरा है। ओके, अब रीजन ऑफ साउथ पंजाब एंड पाकिस्तान, थर्ड डिजिट वाला जो रीजन है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये थर्ड डिजिट वाला रीजन हमारा चोलिस्तान है। यहाँ पे क्या पाया गया है कि लार्ज स्केल के आर्ट एंड क्राफ्ट्स थे, मतलब बहुत मात्रा में हस्त कौशल मिले हैं यहाँ पे। हस्त कौशल मतलब क्या है? पीपल टॉयज बनाया करते थे, बुल्ला कार्ड्स बनाया करते थे, तांबे का आईना बनाया करते थे, बहुत सारी चीजें यहाँ मिली। ओके, अब कॉपर साइट से हमें बहुत सारे मिले हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि राजस्थान यहाँ नियर बाई। ओके, राजस्थान के पास से जाया करता था, राजस्थान में एक जगह है खेतरी, तो खेतरी में जाया करता था, खेतरी से जाया करता था हमारा कॉपर। और कॉपर वहां मिलने की वजह से कॉपर के बहुत सारे टूल्स मिले। कहाँ पे? इट इज फ्रॉम द चोलिस्तान रीजन। चोलिस्तान रीजन में 400 से अधिक साइट्स मिले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो चोलिस्तान रीजन है, इस रीजन में हमारा 400 से अधिक साइट्स मिले। ओके, अब आके आते हैं पंजाब। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, चोलिस्तान। अब आते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। तो पंजाब वाले एरिया में देखते हैं हम, तो पंजाब जो है वो भी बड़ी दोआब में। बड़ी दोआब मतलब क्या है? BA से बड़ी ब्यास है और RI से रवि है। ओके, तो ब्यास और रावी नदी के बीच में दोआब उसे बोलते हैं जो दो नदी के बीच में है, बता चुका हूँ मैं। तो बड़ी दोआब है ब्यास और रवि के बीच में, पंजाब वाला रीजन जो है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा। आपको ध्यान रखिएगा एक बात कि लड़काना रीजन में हमें मिला है मोहनजोदारो, और ये जो मिला है हमें पंजाब वाले रीजन में, वन सेकेंड, पंजाब वाले रीजन में हमें हड़प्पा और गनड़ी वाला मिला है। दोनों इंपॉर्टेंट साइट है, दोनों पाकिस्तान में। ओके, रोपड़ भी वहां पे इंपॉर्टेंट साइट हमें मिला है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, कोई साइट्स नहीं मिला है इंडस झेलम के बीच में और झेलम चेनाब के बीच में। मैप पे देखिए आप, इट इज समथिंग कॉल्ड इंडस। यहाँ पे झेलम है, यहाँ पे चेनाब है। इंडस झेलम के बीच में कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं मिला है, और झेलम चेनाब के बीच में भी कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं मिला। इसका नाम ही है वैली सिविलाइजेशन। वैली सिविलाइजेशन मतलब क्या है कि जो नदी वहां से आया करती थी, नदी जब पूरा मिट्टी को काटते हुए नीचे की तरफ जाएगी एट अ यंग एज, तो उसे हम वैली बोलते हैं। वो वैली से बना करता था। ओके, तो ये था इंडस झेलम और झेलम चेनाब के बीच में कोई सा भी हमारे साइट्स नहीं मिले। नेक्स्ट है हरियाणा राजस्थान रीजन। हरियाणा राजस्थान में क्या है? बनावली एक साइट मिला है, राखी गढ़ी मिला है। राखी गढ़ी का इंपॉर्टेंस क्या है कि लार्जेस्ट साइट मिला है इंडिया में। समझ रहे हो आप? इंडिया में फाउंड लार्जेस्ट साइट जो 60 एकर्स का है, वो कौन सा है? राखी गढ़ी। याद रखना इस पॉइंट को। 20+ साइट्स जो मिले हैं, समझ रहे हो? 20+ साइट्स मिले हैं 1250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया एंड 20+ साइट्स। इसका मतलब क्या दिखाता है? देखो आप समझो इस बात को, समथिंग लाइक दैट।
इतने एरिया में आपको 20+ साइट्स मिल गए। इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस थे और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसे आप बाहर पढ़ोगे, जब आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री में और आगे पढ़ाऊंगा, तो किंग्स यूज टू मेक देयर कैपिटल, उस कैपिटल के आजू बाजू बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें बना दिया करते थे। तो सेम एज यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है कि 20+ साइट्स जो है सिर्फ 1250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। 1250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया सिर्फ मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था। आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, मतलब लगभग 1.5 लाख, देख रहे हो, ये लगभग 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ ये साइट्स था। और उसमें से 20+ साइट्स आपको मिल गए हैं सिर्फ 1250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात देखते हैं। गुजरात एक फुल ब्लोन कल्चर था। कल्चर मतलब क्या होता है, देखो आपको समझाता हूँ। कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। से फॉर एग्जाम्पल, इट इज समथिंग कॉल्ड एज द, इट्स अ बिग अम्ब्रेला। ओके, इस अम्ब्रेला में सपोज कि इट्स अ कल्चर ऑफ बिहार समथिंग, इट्स अ कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, कल्चर ऑफ एनीथिंग। इस अम्ब्रेला को हम सिविलाइजेशन बोलेंगे। इसके अंदर ढेर सारे अलग अलग कल्चर्स होंगे, जैसे कि हमारा मोहनजोदारो का अलग कल्चर था, मेहरगढ़ का अलग कल्चर था। ओके, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये कल्चर हुआ, फुल ब्लोन कल्चर था गुजरात। कच्छ रीजन में सूरकोटरा और धौलावीरा मिला है। सूरकोटरा और धौलावीरा जो रीजन है, ये एक्चुअली रहा है, सूरकोटरा और धौलावीरा रीजन जो है, ये ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये धौलावीरा है और यहाँ पे सूर समवेयर हेयर सूरकोटरा हुआ करता था। ओके, तो सूरकोटरा और धौलावीरा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। और जो आउटपोस्ट सौराष्ट्र है, आउटपोस्ट सौराष्ट्र कौन सा रीजन है, देखो आउटपोस्ट सौराष्ट्र ये वाला रीजन है हमारा। ओके, इट इज समवेयर हेयर। ओके, तो आउटपोस्ट सौराष्ट्र में रंगपुर, रोजरी, लोथल ऐसे मिल गया है। ओके, रंगपुर, रोजरी, लोथल ये सारे साइट्स मिल गए हैं। यहाँ पे सेंटर फॉर कॉटन हुआ करते थे, मतलब कॉटन के हमें एविडेंसेस वहां से मिले हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ये अर्बन सिविलाइजेशन क्यों है, वाई इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन एंड नॉट अ रूरल सिविलाइजेशन। आपको एक बात बता दूं मैं कि अर्बन रिवॉल्यूशन इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में 3 बार आया था। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, दूसरा महाजनपद के टाइम पे, तीसरा गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता के टाइम पे। हाउएवर इट इज स्टिल क्वेश्चनेबल कि पोस्ट गुप्ता और गुप्ता में आया कि नहीं। महाजनपद के बाद हमारा कंटिन्यूएशन था मौर्यन एज में, तो मौर्यन एज भी हमारा कह सकते हैं कि वो भी हमारा कंटिन्यूएशन था अर्बन सिविलाइजेशन का। बट वो सिविलाइजेशन में रिवॉल्यूशन नहीं आया था। रिवॉल्यूशन हमारा आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, महाजनपद में, पोस्ट गुप्ता, गुप्ता को भी हम कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंसस के हिसाब से, ओके, सेंसस के हिसाब से क्या है कि किसी भी एरिया को आप अर्बन कब कहोगे, व्हेन यू विल क्लासिफाई एनी एरिया एज एन अर्बन, अगर उस एरिया का, किसी भी स्पेसिफिक एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 5000 है, इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स मोर देन 5000, 2/3 ऑफ द पर्सन, मतलब 75% ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व है नॉन एग्रीकल्चर वर्क में, मतलब गैर कृषि, वो कृषि नहीं कर रहे हैं, 75% से ज्यादा लोग वहां के। थर्ड वन इज दैट कि मोर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन है। समझ में आ रहा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन जो है मोर देन 400 है। ओके, तो उसे हम स्टार्ट कर देंगे कहना अर्बन एरिया। अब उस वो डिपेंड करता है हमारे शहर के, स्टेट के गवर्नमेंट पे कि किसे महानगर पालिका बनाना है, किसे नगर पालिका बनाना है। तो ये क्राइटेरिया को समझ में आ गया। इसी बेस पे अब हम चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इसे क्यों कहते थे, अब ध्यान दो कि डेंसिटी जो थी लगभग 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आज का क्या है, 135 करोड़ जब हमारी जनसंख्या है, तो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है उस टाइम। दैट इज क्वाइट ह्यूज फॉर दैट टाइम। डेंसिटी ऑफ 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा उस टाइम के हिसाब से। नॉट ओनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं थे, समझ रहे हो। इट इज द सेकंड क्राइटेरिया, 75% ऑफ द वर्कर शुड बी इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क। उस टाइम जो था, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट स्लाइड में ही, कि मेनी ऑफ द पीपल वेयर इंगेज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मॉन्यूमेंट्स मेकिंग। ओके, तो उनका डाइवर्सिफाइंग नेचर था इकोनॉमी का। 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एग्रीकल्चर बेस्ड सिर्फ नहीं थे। उसके बाद मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में बता दूं। जैसे पॉपुलेशन पे आप आते हो तो 5000 से ज्यादा होना चाहिए पॉपुलेशन। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा और राखी गढ़ी मिला के, समझ रहे हो, 30 से 40 हजार पॉपुलेशन था सिर्फ इनका मिला के, जो बिग बिग साइट्स थे उनके। तो यू कैन कंसीडर कि
दीज आर द क्राइटेरिया जो कि आज के हिसाब से भी अगर फुलफिल करो तो इट विल बी कैटेगराइज्ड एज द अर्बन सिविलाइजेशन। अब आगे देखते हैं और क्या है। इट शोज द लिटरेसी। लिटरेसी कहाँ पे आएगी? कंपेरेटिव आप अगर देखोगे कि आज के इंडिया में भी 100% लिटरेसी नहीं है। ओके, 100% लिटरेसी नहीं है। तो लिटरेसी अगर आप कंपेरिजन स्टार्ट करो तो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, अर्बन में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो लिटरेसी वहाँ के थे, हालांकि उसे हम पढ़ नहीं सके अभी तक। वो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट। उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी, इसलिए वो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। उससे अर्बन सिविलाइजेशन कहने का और भी ज़्यादा मतलब ये है, हम पिंक सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं पिंक सिटी? देयर आर सर्टेन रीजंस। तो सेम एज दैट टाउन प्लानिंग यूनिफॉर्मिटी थी। समझ रहे हो? टाउन प्लानिंग यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या था? उनका वाटर मैनेजमेंट, व्हाट अ फंटास्टिक वाटर मैनेजमेंट। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि वाटर मैनेजमेंट कितना फंटास्टिक था उनका। आज की इंडिया को सीखने की जरूरत है उस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से। उनके घर का शेप, उनके ड्रेनेज सिस्टम, उनके रोड मैनेजमेंट सिस्टम, ये इतनी यूनिफॉर्मिटी थी कि उसे हम कैटेगराइज करेंगे अर्बन एरिया में। नेक्स्ट है सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। याद रखिए, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हम कहेंगे कि अगर कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है तो उसे चलाना नामुमकिन था। समझ रहे हो? लूसेंट के हिसाब से देयर वाज अ मर्चेंट ग्रुप। ओके, देयर वाज अ मर्चेंट ग्रुप जो उसे कंट्रोल कर रहा था। बट मर्चेंट ग्रुप, मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स डजंट कंसीडर इट। देयर इज अ प्रिस्ट है या फिर किंग है, ये कंट्रोल कर रहा था। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ करेक्शन के साथ उसे। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया है? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब उसके कॉमन फीचर्स क्या थे? शहर जो थे, शहर के कॉमन फीचर्स क्या थे? आपने देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। इसके कॉमन फीचर्स क्या थे? तो कॉमन फीचर्स में थे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ रोड। रोड जो था ना, रोड का प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड था। जैसे कि दे वे इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर। मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे कैसे था। रोड का प्लानिंग सेंट्रलाइज था। वाटर मैनेजमेंट का प्लानिंग सेंट्रलाइज था। ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग सेंट्रलाइज था। हाउस मेकिंग का प्लानिंग सेंट्रलाइज था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे कॉमन फीचर्स थे उसमें। अब ये रोड्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। समझ रहे हो? दैट दे आर द ब्रॉड रोड्स, ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड है, और देर आर स्मॉल रोड्स एज वेल। तो ये जो 90 डिग्री पे काट रहे हैं आपस में रोड्स को, ये मेंशन करता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अधिकतम रास्ते, मैक्सिमम, सभी के सभी नहीं, कुछ रोड जिगजैग भी थे, समवट लाइक दैट। मतलब रोड ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ग्रिड ये थे। सिटीज जो थे ग्रिड पैटर्न पे थे। ग्रिड पैटर्न समझते हो? इट वाज लाइक ग्रिड। मतलब ग्रिड बोलते हैं हम जाल को, जाल नुमा बना हुआ था। जैसे कि रोड्स बना दिए गए, ड्रेनेज बना दिए गए, सिटाडेल बना दिया गया, प्लेन एरिया बना दिया गया, तो ग्रिड पैटर्न पे बना गया था। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। वहां पे दो दो एरिया था, एक सिटाडेल था, एक दूसरा लोअर टाउन था। अब देखो, ये हमारा सिटाडेल है, समझ रहे हो? ये हमारा वेस्टर्न पार्ट में, ये सिटाडेल है, और ये हमारा लोअर टाउन है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट पे। ठीक है? तो ये सारे प्लानिंग हमारी की गई थी। तो यहाँ पे आपको फीचर्स में याद रखना है कि सिटाडेल वाज मेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट एंड लोअर टाउन वाज मेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट। ओके, मैक्सिमम ऑफ द सिटी, मतलब लगभग सभी के सभी सिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक सिटाडेल, दूसरा लोअर टाउन में। ओके, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, मतलब इसमें ट्विन माउंट्स ऐसे टाइप के मिले मेजोरिटी ऑफ द सिटीज। सिर्फ एक धौलावीरा, याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धौलावीरा ही एक ऐसा सिटी है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर, मिडिल और लोअर। देयर आर परसेप्शंस ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट्स एंड द हिस्टोरियंस एज वेल कि अपर साइड में जो सिटाडेल है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज द सिटाडेल एरिया में रहते थे हमारे प्रिस्ट या किंग। ओके, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एक फिर बीच के एरिया आ गया, बीच के एरिया में हमारे उसके रिलेटिव या ऑफिशियल्स रहा करते होंगे जो बड़े बड़े थे। फिर लास्ट में कॉमन मैन, जिसका हम जैसे हमेशा उसका हाल होता है कि कॉमन मैन नीचे रहा करते थे। ओके, तो इसके आपको समझ में क्या आता है कि यहाँ पे क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जो आज के इंडिया में हम खत्म करना चाहते हैं, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो यहाँ भी था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो वो एक साथ रहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर सपोज कि अगर फॉरेन इन्वेजन होगा, मतलब युद्ध होगा, तो सबसे पहले किसे खत्म किया जाएगा? कॉमन मैन को। अगर कोई जानवर आएगा, सबसे पहले किसे खत्म किया जाएगा? इस कॉमन मैन को। अगर फ्लडिंग होगा, सबसे पहले किसे खत्म किया जाएगा? इस कॉमन मैन को। तो इसलिए क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया कि धौलावीरा इकलौता ऐसा सिटी था जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। ये रोड से यहाँ के, ठीक है? तो सिटाडेल में राजा रहा करते थे और प्लेन एरिया में सामान्य लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉमन फीचर्स में। ईंटों का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था। सपोज
दिस इज समवट अ ब्रिक, ओके, एक ब्रिक है, इसका L इंटू बी इंटू एच ये फिक्स्ड कर दिया गया था, समझ रहे हो। 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहां पे ब्रिक्स को स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था। मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो कि सभी चीज को कंट्रोल कर रहा है वहां पे, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स फॉर दैट आल्सो। सीटाडेल और लोअर एरिया याद रखो, देखो जो सीटाडेल है ना, सीटाडेल में क्या है कि ब्रिक्स लगे हैं, उसके बाद इससे फोर्ट्स बनाए गए। लोअर एरिया में ब्रिक्स लगे हुए, ये भी आपको दिख रहा है, ब्रिक्स से बने हुए। पर यहाँ की जो ब्रिक्स बनी है ना, ऊपर वाले एरिया के जो ब्रिक्स है, देखो यहाँ जो मैं रब कर रहा हूँ, जो ऊपर वाले एरिया का जो ब्रिक्स बना है, उस एरिया का जो ब्रिक्स है, वो जो ब्रिक्स है वो हमारा बना हुआ है पका हुआ ईंट है। मतलब क्या है कि देयर आर चिमनी टाइप का हुआ करता है, या फिर कैसे भी वो पकाया करते थे, उस पकी हुई ईंट से हम बनाते थे इसे। अब वो पकी हुई ईंट से क्यों बनाते थे, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होगा, फोर्टिफाइड इसे बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसे। और इसे इसे बनाने के लिए जो लोअर एरिया, जो लोअर टाउन है, इसे नगर, नगर को बनाने के लिए इसे दुर्ग कहते हैं, इसे नगर कहते हैं। जो नगर को बनाने के लिए जो ईंट यूज करते थे हम, वो ईंट रहा करता था हमारा कच्चा ईंट। कच्चा ईंट मतलब क्या है कि जो सन के हीट के थ्रू, सन के हीट के थ्रू जो ईंट पकाया गया, इट इज कॉल्ड एज द सन ड्राइड, ओके, लोअर एरिया सन ड्राइड एरिया। अब आपको फीचर्स जो मिलेंगे उसमें क्या है आगे कि डिफरेंट साइट ऑफ सिटीज थे, जैसे कि हड़प्पा बहुत बड़ा था, लोथल बहुत छोटा था, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके इसके बावजूद सिटी प्लानिंग सेम थी उनकी, समझ रहे हो आप इस एरिया के देखो 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास उनका एरिया था, 1.2 1.5 के आसपास, अब तो ज्यादा हो गया है। उस एरिया में सिटी प्लानिंग सेम रखना, इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दैट, गेटिंग माय पॉइंट। वॉच टावर्स वहां बने थे, वॉच टावर्स बने थे, समझिए यहाँ पे जो ये वॉच टावर्स बने थे, यहाँ पे समथिंग कॉल्ड है वॉच टावर्स। वॉच टावर्स क्यों थे, हो सकता है कि वो कभी फॉरेन इन्वेजन हो जाए, मतलब युद्ध कभी हो जाए, किसी ने आक्रमण कर दिया, तो उसको पहरा देने के लिए यहाँ पे वॉच टावर्स बना रखे थे, ये इस सिटाडेल के पास में, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट है वेरी थिक वॉल बनाया गया था। ये जो वॉल था, ये बहुत थिक बनाया गया था, मतलब बहुत मोटा। अब बहुत मोटा किस लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम जानवर बहुत रहा करते थे, तो हो सकता है कि वो जानवर आके तोड़ ना दे, इसलिए परसेप्शन ये जो अप्रोप्रिएट परसेप्शन बहुत ज्यादा माना गया है, वो इसलिए ताकि अगर हमला हो, फॉरेन इन्वेजन हो, तो सबसे पहले लोअर टाउन टूटे और यहाँ फोर्टिफिकेशन कुछ देर तक सस्टेन कर सके, इसलिए उसे बहुत चौड़ा बनाया गया था, ओके। अब इसके बाद एक और चीज क्या मिलती है आपको कि पानी से भरा हुआ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए डिच। देखो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज सिटाडेल। अब यहाँ पे क्या है कि एक डिच बना दिया है, ये मेन गेट है इसका। जब यहाँ पे या तो जानवर आएगा, कोई भी आएगा, तो मेन गेट के पास एक डिच बनाया, डिच मतलब खड्डा बनाया गया था, यहाँ पानी भर के रखा करता होगा। आपने मूवीज देखा होगा, मूवीज में तो मगरमच्छ दिखा गया है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसमें क्या है कि वो वहां पे बनाया करते थे एक डिच। डिच बनाने के बाद क्या है कि अगर कोई इन्वेजन होगा, अगर कोई आक्रमण होगा, तो वहां पे पहले फॉरेन लोग, मतलब जो भी वहां पे आक्रमण करेंगे, वो यहाँ पे गिरेंगे, फिर उनकी पिटाई की जाएगी, वॉट एवर, पर वहां पे डिच बना के रखा करता होगा, ताकि वहां मेन सिटाडेल तक पहुंचने में उनको टाइम लग सके। अब आप समझने की कोशिश करो अरेंजमेंट्स ऑफ रोड्स कैसे थे उनके। उनके रोड्स जो थे वो कुछ तो चौड़े थे और कुछ संकरे थे, देखो, मतलब देयर वर सर्टेन रोड्स जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ा था, और देयर वर सर्टेन रोड्स जो कि, देख रहे हो आप मन की आंख से देखो, ये रोड्स है जो चौड़े थे, और कुछ कुछ रोड जो थे वो नैरो थे, ओके। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि रोड्स जो थे चौड़े भी थे और नैरो भी थे। रोड्स जो थे नॉर्थ टू साउथ जाया करते थे। अब देखो इसका एक इंपॉर्टेंट समझाता हूँ मैं, इट्स नॉर्थ, इट्स साउथ। नॉर्थ टू साउथ इज टोपोग्राफी। आप टोपोग्राफी अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज समथिंग स्लोप कॉल्ड। अब जब अर्थ को ड्रॉ करोगे, इट्स नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ में आपको स्लोप मिलेगा, ओके। तो नॉर्थ साउथ स्लोप हुआ करता है, इसके फायदे क्या थे कि ये रोड बनाया करते थे। अब यहाँ नॉर्थ टू साउथ रोड बनाया करते थे। अब इस रोड के साथ साथ क्या करते थे वो कि ड्रेनेज लाइन बनाते थे, ओके। आज के भारत की तरह नहीं कि पहले रोड बना दिए फिर उसके ऊपर से ड्रेनेज लाइन बना दिए, पानी कहाँ जा रहा है, रोड कहाँ जा रहा है, देयर इज नो मैटर, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास इतना एडवांसमेंट था, उनको पता था कि अगर वो सिस्टम सही से नहीं रखेंगे, दे वर नॉट एबल टू बी सर्वाइव्ड। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं आज की तरह। तो रोड्स नॉर्थ टू साउथ बनाया करते थे, और हाथों हाथ उसकी ड्रेनेज लाइन बनाया करते थे, ठीक है। ड्रेनेज वेयर जस्ट बिसाइड इट, समझ में आ गया आपको। ताकि ताकि जब नॉर्थ टू साउथ में स्लोप बेस्ड, मतलब ग्रेविटी बेस्ड फ्लो हो सके। अब यहाँ पे एक घर बना दिया हमने, घर से यहाँ पे नाला जोड़ दिया, अब ड्रेनेज यहाँ से बनाना स्टार्ट हो गया। एक और घर यहाँ बना दिया, यहाँ से ड्रेनेज जोड़ दिया। तो अब इसको फोर्सफुल्ली, पंप तो था नहीं उस टाइम, तो फोर्सफुल्ली वाटर आपको कहीं पास करने की जरूरत नहीं है, वहां से डायरेक्टली ग्रेविटी के फ्लो से निकल जाया करेगा, गेटिंग अ पॉइंट। वहां पे लैम्प पोस्ट मिले हैं, वेरी एडवांसमेंट। आज के आप बहुत सारे एरिया में चले जाओगे तो आपको रात को सड़कों पे अंधेरा मिल जाएगा,
पर आप सोच के देखो कि एट दैट एज, आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है, उस टाइम रोड्स पे आपको लैंप्स मिले हैं, रोड लैंप्स मिले, समझ रहे हो? मतलब है हमें इरेक्टेड पिलर्स मिले हैं, जिस पिलर्स पे हो सकता है कि वो दिया जलाते होंगे किसी मटेरियल का यूज करके, या फिर मसाल जलाते होंगे, कैसे भी, लेकिन वो पिलर्स जो हैं रोड के साइड साइड से मिले हैं हमें। ओके। गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी मिली है, जो स्वच्छ भारत का हमारा जो मिशन है आज हमारा, स्वच्छ भारत करना है, तो गार्बेज डिस्पोजल के लिए हमें एक एरिया मिला है। मतलब क्या है, अगर आप सोच के देखो, गार्बेज डिस्पोजल, जैसे आप सड़कों पे चले जाओ जो स्मॉल टाउन है, वहाँ पे क्या है कि आप किसी भी गली से निकलोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे कचरे के ढेर मिलेंगे। अब उन सारे कचरे के ढेर को ले जाया जाता है कहाँ पे, एक बड़ा कचरे के ढेर पे, जहाँ पे रिसाइकल किया जाता है, जिसे किया जा सकता है। ओके। तो ऐसे ही कचरे का बहुत बड़े बड़े ढेर हमें अलग अलग जगह में मिले हैं, तो इसका मतलब क्या दिखाता है कि गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी वहां पे थी। ओके। अब आते हैं हम घरों के स्वरूप पे। ये सारे कॉमन फीचर्स पे ही आ रहे हैं, उनके घरों के समान कैसे, घरों के स्वरूप कैसे थे। घर जो थे उनके एक समान थे, चाहे वो आप हड़प्पा का देख लो, चाहे वो लोथल का देख लो। ठीक है। इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देयर वर सर्टेन थिंग्स, देयर वर सर्टेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो कि बता रहा है कि आपको हाउस की प्लानिंग कैसे करनी है। अब हाउस, जैसे आपने देखा होगा कि हाउस हम जैसे गांव में बना करता था हमारे, ये आंगन हुआ करता था, यहाँ पे रूम बना दिया, एक ऐसे रूम बना दिया, एक ऐसे रूम बना दिया, मेन गेट बना दिया, ऐसा टाइप का। तो इस हाउस का जो पैटर्न था ये ऐसा था, कोर्टयार्ड्स हुआ करते थे, मतलब समझ रहे हो, उसमें आंगन हुआ करते थे। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या है कि मल्टी स्टोरी हमने बिल्डिंग बना दिया। अब ये बिल्डिंग बना दिया, से समथिंग इट्स लाइक दैट ओनली। ठीक है। ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमें स्टेयर्स नहीं मिले, स्टेयर्स नहीं मिले, तो वो टार्जन बन के तो जाएंगे नहीं, देयर वर नो एनी स्पाइडरमैन एट दैट टाइम। तो वो स्टेयर्स का यूज किया करते थे, और वो स्टेयर्स बना किस चीज से था? लकड़ी से। देयर आर सर्टेन स्टेयर्स जो मिले हमें ईंट के, पर जो लकड़ी के स्टेयर्स मिले हैं, बने थे, वो 4,500 साल तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स नॉट लाइक ब्रिक्स जिसे इतना तपा के बना दिया हो, इट्स द नेचुरल थिंग, जिसे खत्म होना है, तो लकड़ी खत्म हो गई है। पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट, याद रखो, जब मैं बोल रहा हूँ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट, मतलब क्या है, मैं और आप इसके ओपिनियन में नहीं है, ये हिस्टोरियंस है, ये आर्कियोलॉजिस्ट्स है, जो परसेप्शन लाते हैं, ये चीजें जो लाते हैं ढूंढ के, जो लाते हैं रिसर्च करके। इसलिए मैं बताता हूँ कि पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट। जब मैं बताता हूँ कि माइट भी ऐसा हो सकता हो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि माइट भी हो सकता हो, ये आर्कियोलॉजिस्ट्स कहे हैं, दे हैव रिटन इन देयर बुक्स कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा हुआ करता होगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो वुड के साक्ष्य नहीं मिले, तो लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे वुड से स्टेयर बना के लोग ऊपर ऊपर चढ़ा करते होंगे। ओके। नेक्स्ट है लकड़ी से बनाया गया। अब देखते हैं कि जो हाउसेज में हमें विंडोज नहीं मिले। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाउस है, ये हाउस में हमें विंडोज नहीं मिला है। ओके। हाउस में विंडोज नहीं मिला है, इसमें तो एक्चुअली बना दिया है, हाउस में विंडोज नहीं मिला है। एक वेंटिलेशन मिला है, छोटा सा वेंटिलेशन, समझ में आता है? वो छोटा सा बनाते हैं, एक घर है, एक छोटा सा कमरा है, इसके ऊपर हम लोग वेंटिलेशन बना दिए। तो विंडोज नहीं मिले, वेंटिलेशन बना दिए। और एक बात समझो, उसका क्या है, खिड़कियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसके रीजंस हो सकते हैं। एक तो हेल्थ हाइजीन का रीजन हो सकता है, जैसे कि अगर आपने खिड़कियां यहाँ पे खोल दिया तो उनको लगता है ऐसा कि या तो कोई चोरी कर लेगा, या फिर ऐसा हो मान मान सकते हैं कि यहाँ से धूल वूल आ जाएंगी, क्योंकि सड़कों के किनारे घर बने हुए थे, तो सड़कों के किनारे से ये धूल चले आएंगी, तो हाइजीन कंसर्स भी थे, इसलिए वहाँ पे खिड़कियां नहीं बनी हुई थी। नेक्स्ट है डेकोरेशन बहुत कम है इसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा आता है कि वहाँ पे मेहराब बनाया गया था, इट्स लाइक समथिंग दैट, कि हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट मिलता है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं मिला है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर में। मतलब उनके पास मॉडर्न आर्किटेक्चर जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जितना पैसा था उनमें, इतना ज़्यादा डेवलप्ड आर्किटेक्चर था, मॉडर्न आर्किटेक्चर इतना शायद ही कोई होगा। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरह नहीं था इसमें। इसमें क्या था कि डेकोरेशन बहुत कम हुआ था। समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या है कि सेपरेट बाथरूम एंड टॉयलेट सिस्टम था। आप समझने की कोशिश करो, इट वाज समथिंग लाइक ओडीएफ। ओडीएफ मतलब उस टाइम आपको 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे नहीं जाया करते होंगे। दे वेयर द ओपन डिफेक्शन फ्री। हिटिंग ए पॉइंट? अभी आप देख रहे हो, मन क्या कुछ देखो, यहाँ से एक ड्रेनेज निकाला गया है, ये ड्रेनेज निकाला गया है, एरो पे देखो, ये ड्रेनेज निकाला गया है। तो ड्रेनेज जो है घर से निकाला गया है, और ये सीधे जाके ये जो ड्रेनेज है, घर का ड्रेनेज मेन ड्रेनेज से जाके जुड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्रेनेज जो थे ओपन और क्लोज दोनों हुआ करते थे। जैसे इसे हमने क्लोज कर दिया तो क्लोज हो गया, ओपन था ये। गेटिंग माय पॉइंट? अब ड्रेनेज ओपन एंड क्लोज थे। अब एक बात आपको बताता हूँ मैं कि ड्रेनेज ओपन और क्लोज थे, तो ओपन और क्लोज ड्रेनेज के लिए क्या था, एक मिनट, ओपन और क्लोज ड्रेनेज के लिए क्या था, यहाँ पे देखो आप, ये ड्रेनेज है, ये अगर ओपन है तो यहाँ तो आप आराम से सफाई कर सकते हो,
पर अगर क्लोज है तो क्लोज के लिए हम वहाँ पे मैनहोल बनाते हैं। मैनहोल किसे बोलते हैं? एक सिलेंड्रिकल टाइप में या सर्कुलर टाइप में हमने एक एरिया बना दिया नीचे, उसके नीचे से नाला गुजार देंगे ताकि यहाँ सफाई करनी हो तो सफाई कर सके यहाँ से निकाल के। तो ये ऐसा है। अब किसी आर्किटेक्ट ने इसे बनाया है, ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया है। ये एक औरत है, ये मटका से पानी लेके आ रही है, हाँ मम्मी अपने बच्चा को समझा रही है कि बदमाशी करेगा तो इस नाले में फेंक दोगे, वॉट एवर। तो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। ये हमारा सिविलाइजेशन का एक आर्किटेक्ट बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि हाउ दिस सिविलाइजेशन सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग पीरियड, मतलब लगभग 2000 साल तक, समझ रहे हो, 2000 साल तक कैसे वो चला, कैसे चला है इंडस सिविलाइजेशन। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर बेस्ड सर्वाइवल। तो किसी ने कहा है कि जल ही जीवन है, आपने टैंक्स पे लिखा हुआ देखा है ना। तो दे रिगार्डेड द वाटर एज देयर लाइफ, इसलिए वो सरवाइव कर पाए। उन्होंने सर्वाइवल कैसे किया? तो फ्रेश वाटर के यूज से और वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट से। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रेश वाटर का यूज और वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट। अब देखो, फ्रेश वाटर का जो यूज था उनके लिए सोर्सेस थे, तो नेचुरल सोर्सेस थे फ्रेश वाटर के। कैसे? नदी थे, तालाब थे, झील थे, ठीक है। ये फ्रेश वाटर के हमारे नेचुरल सोर्सेस हो गए। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम नदी का सोर्स माना जाता था, तालाब का और झील का, और आर्टिफिशियल सोर्स थे, मतलब उन्होंने कुआं बना दिया था। गेटिंग माय पॉइंट? जो आज के डेट में आपने कुआं देखा होगा गाँव में, शहरों में कहीं भी, तो वो कुआं बनाए थे, स्टेप वेल्स बनाए होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट सीन स्टेप वेल्स, मतलब ऐसा कुआं जिसके अंदर सीढ़ी भी हो, ठीक है, ताकि उसको आप जाके पानी निकाल सको और उसकी सफाई भी कर सको। नेक्स्ट है रिजर्वॉयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजर्वॉयर्स की इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आती आज के डेट में, पर रिजर्वॉयर्स जल कोष बोलते हैं कि ऐसे एरिया जहाँ पे अगर जल खत्म हो जाए, ड्राई एरिया में जल खत्म हो जाए, तो जो नॉर्मल जो हमारे वाटर आते हैं वो वाटर को रिजर्व करके रखा आता था, ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा कैसे। अब जो पॉन्ड्स एंड लेक्स थे वो अवेलेबल थे बहुत सारे साइट्स पे, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब ये है क्या कि जल स्रोत उनका था क्या, कहाँ से? तो कुआं से था, आर्टिफिशियल्स, तालाब था, नदी था। आर्टिफिशियल सोर्स मानवीकृत जल स्रोत कहते हैं उसे। मोहनजोदारो अगर आप देखोगे, आप समझने की कोशिश करो, मोहनजोदारो में 700 से अधिक कुआं मिला है लगभग, समझ रहे हो। मोहनजोदारो एक एरिया है जिसमें 700 से अधिक वेल्स मिले हमें, मतलब लगभग हर एक 1:3 के रेशियो में, मतलब 3 घर है और एक कुआं मिला है। ओके, यहाँ पे एक एरिया है, एक घर है जहाँ पे हमें आंगन के अंदर भी कुआं मिला है, समझ रहे हो, आंगन के अंदर भी कुआं मिला है। तो नॉर्मली 1:3 के रेशियो में वहाँ पे कुआं मिला है। उसके बाद ध्यान दो कि पब्लिक वेल्स थे। आज आप पानी किसी को दो ना दो, लेकिन उस एज के लोग वहां पे लोगों के पानी पीने का प्रबंधन कर रखे थे। पब्लिक वेल्स थे, मतलब हर एक सड़क पे, लगभग हर एक सड़क पे कुआं हुआ करता था। हड़प्पा कालाभिवंगन में तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स के हमारे स्रोत मिले हैं, इसलिए वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए बहुत कम कुआं मिले हैं वहाँ पे हमें, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट और चीज़ देख लेते हैं हम, कि मेजर लोकेटेड सिटीज़ जो नदियों के किनारे बसे हुए थे। आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये लूसेंट से लिया गया है और सर कुछ अदर रेफरेंस बुक से। आपको याद रखना कि ये सिर्फ लूसेंट और एनसीईआरटी नहीं है, LUCENT, लूसेंट प्लस NCERT जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इट्स नॉट ओनली लूसेंट एंड एनसीईआरटी, इट्स ऑल्सो द अदर रेफरेंस बुक्स जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग पॉइंट, मोहनजोदारो इंडस रिवर के पास में, हड़प्पा रवि रिवर के पास में, चानुदारो इंडस रिवर के पास में, लोथल भोगावो या भोगवा रिवर के पास में, देसलपुर नियर स्ट्रीम ऑफ धुर्द। स्ट्रीम किसे बोलते हैं? रिवर से जब पानी कट के चला गया, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रीम, ठीक है। देसलपुर स्ट्रीम के पास में, धुर्द स्ट्रीम। सूरकोटरा लूनी रिवर के पास में, या फिर उसे लोग कहते हैं कि कच्छ के स्ट्रीम पे था, ओके। धौलावीरा मानसर और मानहार रिवर के पास में था। बनावली घग्गर हाकरा या सरस्वती, घग्गर हाकरा एंड सरस्वती बोथ आर सेम, याद रखना हमेशा। कालीबंगन सरस्वती या घग्गर हाकरा के पास में, ओके। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि रिवीजन हो जाए आपका और आपको लगे कि आपको कितना समझ में अभी तक आया है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा
सूरकोटरा, याद रखो मैंने आपको पढ़ा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? कौन सा साइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? भूलना नहीं है, इट इज द धौलावीरा ओनली। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे पढ़ाया था। इट इज द धौलावीरा। धौलावीरा द साइट विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अपर, मिडिल और लोअर। ओके, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा, व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। हड़प्पा हमारा रावी नदी के पास में। ओके, इट इज द हड़प्पा दैट इज नियर द रावी नदी। नेक्स्ट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। ठीक है, करता है, किस नदी पर स्थित है? नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखो, ऐसा हड़प्पा का साइट जहां पे लोथल है, मतलब लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? समझ में आ रहा है? दिस इज सो सिंपल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। तो लोथल जो है सिचुएटेड है वो है हमारा भोगवा नदी के किनारे। ओके, लोथल जो है हमारा वो है भोगावा नदी के किनारे या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नाउ कंसीडर लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सुमिलित करना है मतलब क्या है कि मैच द फॉलोइंग से A to B। बस, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? कालीबंगन किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? और रोपड़ किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। तो मिलाते हैं, ए का है 3, ए का 3, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया। बी का है कालीबंगन, बी का है 2, कालीबंगन बी का है 2, ये वाला मिल गया। सी का है 1, सी का है 1। डी का रोपड़ का है सतलज, डी का रोपड़ का है सतलज। तो ये आपको रिवर्स कौन कौन से थे वो याद रखने हैं, डोंट मिस इट। ओके, चलो अब धौलावीरा देखते हैं। धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत एडवांस था, बहुत ही एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किसका था, तो ये है धौलावीरा का। ओके, देखो मोस्ट एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किसका है? धौलावीरा का। अब इसमें क्या मिला है हमें कि 16 स्टेप वेल्स मिले हैं। स्टेप वेल्स देख रहे हो, इट इज द ट्रेजर ऑफ सिविलाइजेशन। स्टेप वेल्स है ये, मतलब यहाँ से लोग जाते हैं, जाके या तो पानी लाते हैं या फिर इसकी सफाई करते हैं, वॉट स्टेप वेल्स मिले हैं ताकि लोग उसके पानी जा सकें। रिजर्वॉयर्स मिला हमें। रिजर्वॉयर्स किसे बोलते हैं? जलाशय, जलकोष। देखो ये है रिजर्वॉयर, ये हमारे रेक्टेंगुलर शेप में है। रिजर्वॉयर एक हमें इतना बड़ा मिला है जिसका 2.25 लाख लीटर की कैपेसिटी है। ये सिर्फ हमें धौलावीरा में मिला है, समझ रहे हो? इतनी कैपेसिटी वाला, ताकि अगर बारिश वहां पे ना हो या फिर रिवर कभी सूख जाए इन फ्यूचर, तो इसे रिजर्व करके पानी रखा जा सके। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजर्वॉयर्स जो थे दूसरे वाले, ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे, कि मान लिए कि दूसरे रिजर्वायर में अगर पानी आ गई है, पानी कम गई है, तो यहाँ से हम भेज सकते हैं, या फिर इस वाले में ओवरफ्लो हो रहा है तो दूसरे वाले में कनेक्ट करके भेज सकते हैं। समझ रहे हो? दे वेयर ऑफ सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी। ना ही उस टाइम सीमेंट हुआ करता था, ना ही ऐसी कुछ चीजें थी। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं कि दे वेयर इंटरकनेक्टेड। समझ में आ गया? इतनी बड़ी इसकी कैपेसिटी थी। ये देखो ये वाले कुआं मिले हैं, ठीक है, ऐसे वाले। अब ये तो आपको हो गया कि यूज ऑफ वाटर, जो हमें वाटर मिला करता है उसका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने यूज देख लिया। अब देखते हैं हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वाटर जो हमें मिलता है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वाटर हमें यूज नहीं करना है उसको कैसे निकालना है। तो जल निकासी व्यवस्था हम देखते हैं। तो ड्रेनेज अलग अलग थे, समझ रहे हो? आपको मैं ड्रेनेज समझाता हूँ कैसे कैसे थे, आप दंग रह जाओगे। एक तो ग्रेविटी बेस्ड फ्लो ले लिया उन्होंने, थिंकिंग उनकी देखो, नॉर्थ टू साउथ देयर इज अ लिटिल बिट स्लोप। तो ड्रेनेज यहाँ बना दिए कि ग्रेविटी के थ्रू वो कंटिन्यूअस फ्लो होते चला जाएगा, ठीक है, सड़क के किनारे। दूसरा था कि हाउस कनेक्टेड विद ड्रेनेज लाइन। याद रखो कि ये जो हाउसेज हैं मैंने आपको दिखाया था। देखो हाउसेज जो थे, हमारे हाउसेज जो थे वो कनेक्टेड थे ड्रेनेज लाइन से। अब जो हाउस कनेक्टेड थे ड्रेनेज लाइन से, वो कैसे कनेक्टेड थे कि एक हाउस का या तो हमारा कोई भी वॉशरूम होगा उसका कनेक्टेड होगा, या फिर किसी भी तरीके का ड्रेनेज लाइन होगा, वो हमारा हाउस का कनेक्टेड थे मेन ड्रेनेज लाइन से। 2 तरीके का ड्रेनेज हुआ करता था।
एक छोटा ड्रेनेज, एक बड़ा ड्रेनेज। तो छोटे वाले ड्रेनेज जो थे वो बड़े वाले ड्रेनेज से जाके कनेक्ट हुआ करते थे। एक स्मॉल ड्रेनेज और बिग ड्रेनेज हुआ करते थे, ठीक है। अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड ड्रेनेज हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन अंडरग्राउंड जिसको हम कवर ऐसे कर देंगे, जिसको हम ऐसे सीधे अंदर ले आएंगे, और सीधे जो ऊपर से भी जाया करते थे, ठीक है, मतलब बिसाइड द रोड्स एज वेल। ओके, मतलब सड़क के ऊपर से नहीं, सड़क के किनारे से। अब मैनहोल्स दिया गया था, मैंने आपको बताया था मैनहोल्स दिया गया था किसके लिए, ताकि इसके सफाई कर सके हम। गेटिंग पॉइंट। अब मैनहोल्स उस टाइम लोहा का तो होगा नहीं, क्योंकि वो आयरन से परिचित नहीं थे। तो आयरन से वो परिचित नहीं थे, तो और कंक्रीट भी नहीं था, तो वो किसी और मटेरियल का यूज करके मैनहोल बनाया करते थे उस टाइम। ओके, अब मैनहोल में क्या था, ड्रेनेज और मैनहोल में क्या करते थे, वो परफोरेटेड जार रखते थे। एग्जैक्टली ये जार नहीं है, पर परफोरेटेड जार कैसा होता है वो मैं समझा रहा हूँ। ये परफोरेटेड जार क्या है, जैसे आपने आपने आजकल देखा होगा, जैसे अभी तक घरों में, कि ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे आपने एक जाली लगा दिया कि अगर वहां से कोई कचरा आया तो कचरा हमारा आगे ना जाके यहाँ पे फंस जाए, इससे हम फिर बाहर निकाल दे कचरे को, फिर वाटर फ्लो हो जाए। तो परफोरेटेड जार ये काम करता था कि ड्रेनेज सिस्टम में परफोरेटेड जार हम रख देते थे अंदर, ताकि वहां से जितने कचरा होंगे वो कचरा हम से बाहर निकाल सके। गेटिंग माई पॉइंट। इतने ज्यादा वो एडवांस थे, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद उन्होंने सोक पिट्स बनाया था। सोक पिट्स बनाया था। सोक पिट्स ऐसे होते हैं, सोक पिट्स ऐसे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक एरिया है जहाँ पे हल्का हल्का ढलान बना दिया गया है। उस ढलान में क्या है कि एक गड्ढा कर दिया गया है। अब इस गड्ढा को कुआं नहीं कहते थे हम, सोक पिट्स कहते थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी बारिश के पानी होंगे, सभी जगह तो हम रिजर्व कर नहीं सकते हैं, तो जितनी जो एक्स्ट्रा बारिश के पानी होंगे वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। उसके बाद ये रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर को। समझ में आ रहा है? इतने एडवांस थे वो। दे वेयर अवेयर ऑफ द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो क्या करते थे। आज के घरों में तो कह दिया सरकार ने कि आपको करना चाहिए। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। देखो, ये हमने एक घर बनाया, घर से क्या कर दिया, घर का रूफ है, घर पे हमने हल्का सा स्लोप कर दिया। अब स्लोप से क्या कर दिया कि एक यहाँ पे होल कर दिया, होल के थ्रू कंटिन्यूअस पानी चला जाएगा नीचे। घर के अंदर हमने एक बना दिया, एक छोटा सा टैंक। तो जो घर के ऊपर जो बारिश आएगी वो टैंक्स में कंटिन्यूअस स्टोरेज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, मतलब मोस्ट एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहां से मिला है हमें? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से। फिर से पढ़ता हूं। एक उन्नत जल व्यवस्था हमें कहां से मिला है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से। तो ये है हमारा धौलावीरा। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किसका है? धौलावीरा का है। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय मतलब होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर, तो रिजर्वायर कहाँ मिला हमें? कालीबंगन में, धौलावीरा में, कोट दीजी में, लोथल में। तो हमें जलाशय रिजर्वायर कहाँ मिला है? इट इज इन धौलावीरा। ओके, ये देख रहे हो, ये रिजर्वायर जो है हमारे धौलावीरा में मिला है। ओके, तो ये सब चीजें भूलना नहीं है आपको। अब एक इंपॉर्टेंट साइट देखते हैं, मोहनजोदारो। बाकी का लेक्चर हम कल करेंगे, आज इसे देख के हम कंक्लूड करते हैं। ओके, तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो सिंध में है। कहाँ पे है? जो पाकिस्तान में है। इसे मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंधी भाषा में लोग वहाँ पे डर जाते थे लोग जाने से, क्योंकि अगर कहीं भी अगर इतनी सारी लाशें निकलने लगेंगी, इतने सारे कंकाल निकलने लगेंगे, दे वेयर टू मच अफ्रेड थे उस बात से लेके। तो इसलिए उन्होंने सिंधी भाषा में उसे कह लिया कि ये मृतकों का टीला है, मतलब मोहनजोदारो है वो। ओके, इसे डिस्कवर किया था राखल दास बनर्जी ने। इन्हें हम आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में, हड़प्पा 1921 में हुआ था, ये 1922 में हुआ था। अब जीएफ डेल्स ने इसे क्या कहा कि 7 टाइम्स फ्लडिंग थ्योरी मिली है। उन्होंने एक तो देखा कि 7 अलग अलग लेयर्स है, जैसे से फॉर एग्जांपल एन एरिया, यहाँ पे सेम एरिया में 7 अलग अलग लेयर्स के हमें मिले। तो 7 बार फ्लडिंग के एविडेंस मिले हैं जीएफ डेल्स को, ऐसा वो कहते हैं। लार्जेस्ट साइट, मतलब समझ रहे हो, मोहनजोदारो उस समय का सबसे बड़ा साइट था। लगभग 40,000 के आसपास पॉपुलेशन थी वहां की। समझ रहे हो। ग्रेट बाथ वहां मिला है। ग्रेट बाथ जो है ग्रेट बाथ मिला है हमें, जिसका LBH जो है, लेंथ विड्थ और हाइट जो है 39 इंटू 23 इंटू 8, मतलब 39 मीटर का लेंथ है, 23 मीटर का उसका विड्थ है और 8 मीटर का हाइट है। देखो, ये मिला है हमें। ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, रेक्टेंगुलर शेप में हमारा LBH।
इसमें गैलरीज है, स्टेयर्स है और पूल है। ये तो पूल नहाने वाला है। गैलरीज है जो यहाँ पे लोग बैठते होंगे, खड़ा होते होंगे, जो भी हो। उसके बाद स्टेयर केस है, मतलब सीढ़ी है चढ़ने के लिए। ठीक है। अब ग्रेट बाथ के इंपॉर्टेंस क्या थे कि दोनों तरफ उसके स्टेयर केस है, देख रहे हो। ये स्टेयर केस एक यहाँ है, एक और स्टेयर केस यहाँ पे। ओके। दूसरा है कि सिटाडेल के सेंटर पार्ट में है। सिटाडेल में आपको समझाया था, से फॉर एग्जांपल इट इज अ सिटाडेल, इट इज अ लोअर प्लेन एरिया। तो सिटाडेल के सेंटर पार्ट में, सिटाडेल है तो उसके सेंटर पार्ट में ये था। तो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन की हो सकता है कि यहाँ पे लोग रिचुअल्स बाथिंग करते होंगे, मतलब कि लोग स्नान करते होंगे किसी धर्म को मानने के लिए, अनुष्ठान के लिए, या फिर कोई गेम्स चला करते होंगे। ओके। नेक्स्ट है इस बात में ये जो हमारा स्नानागार है, जो ग्रेट बाथ है, उसमें रूम्स है बोथ साइड्स, दोनों तरफ कमरे बनाए गए। ठीक है। तो जो दोनों तरफ कमरे बनाए गए वो ऐसे हैं, मतलब इस जगह पे दोनों तरफ कमरे हैं हमारे। ओके। नेक्स्ट है कि वाटर प्रूफिंग किया गया है जिप्सम से और बिटुमिनस से। देखो आप समझने की कोशिश करो कि ये जो एरिया है इस पे पहले जिप्सम की परत चढ़ाई गई। ठीक है, पूरे एरिया में। उसके बाद वाटर प्रूफिंग बनाने की, मतलब एक भी बूंद पानी लीक ना हो इस जमीन से, इसलिए इसे इसके बिटुमिनस का एक लेयर दिया गया है इसमें से। ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कितना इंपॉर्टेंस है ग्रेट बाथ। ठीक है। अब समझिए वहां पे एक असेंबली हॉल मिला है। असेंबली हॉल मिला है मतलब क्या है कि एक बड़ा सा एक एरिया मिल गया है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, बाकी लोग के बैठने का जगह है। तो कुर्सी वुर्सी नहीं लगाई गई है, मतलब वहाँ बाकी लोग के रहने का जगह है। तो असेंबली हॉल से ये कंक्लूड करते हैं हिस्टोरियंस की, हो सकता है कि वो प्रशासनिक या राज्य व्यवस्था के लिए एरिया हो। तो वहाँ पे हमारा मीटिंग्स हुआ करता होगा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे उनके। ग्रैंडरी मिले हैं। ग्रैंडरी समझते हो? ग्रैंडरी स्नानागार है, सॉरी अन्नागार है, जो आपने सुना होगा किसी बुक में। इट इज कॉल्ड एज द ग्रैनरी, अन्नागार। इतना बड़ा अन्नागार था, मतलब इतना बड़ा ये एरिया था कि इतने सारे यहाँ पे अनाज आ जाते थे, समझ रहे हो। काफी सारे लोग काफी सालों तक वहां से अनाज खा सकते थे। ये सबसे बड़ी इमारत है। ओके। वहां के वोवन क्लॉथ मिले हैं, मतलब बुने हुए कपड़े मिले हैं, मतलब कॉटन के एविडेंसेस मिलने हमें स्टार्ट हो गए। ब्रोंज इमेज मिले हैं न्यूड वुमेन जो डांस कर रही थी, पीतल की बनी नर्तकी। देखो ये पीतल की बनी नर्तकी है, शी हैज नॉट वर्न एनी क्लॉथ। तो ये त्रिभंग डांसिंग पोजीशन में, त्रिभंग मतलब इट इज अ पोर्शन, इट इज अ पोर्शन एंड इट इज अ पोर्शन। ठीक है। ये त्रिभंग डांसिंग पोजीशन में खड़ी है। ये नेकलेस पहन रखी है ऐसे, ये आर्मलेट्स है। ये मोहनजोदारो से मिला है हमें। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये हमें क्या शो करता है, इसका क्या मतलब है कि दे वेयर अवेयर ऑफ द डांसिंग। अभी डांस कर रहे हैं तभी डांसिंग पोजीशन में। अब ये डांसिंग पोजीशन में है, मतलब क्या है कि डांस करते हुए इसे गाना की जरूरत है, तो मतलब दे वेयर अवेयर ऑफ द डांसिंग एंड सिंगिंग एज वेल। गेट मी पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन स्केलेटन मिले हमें बल्क अमाउंट में। कहाँ से? मोहनजोदारो से। वहां पे इतने सील्स मिले हैं हमें, इतने सील्स मिले हैं कि टोटल जितने हमें सील्स मिले हैं ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उसकी 56% सील्स हमें सिर्फ वहां से मिल गए हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, सॉरी मोहनजोदारो से। गेटिंग माय पॉइंट। ये ऐसे ऐसे सील्स मिले हैं। ठीक है। ये तो प्रोटो सिवा का है, ये ऐसे सील्स मिले हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स मिले हैं हमें। मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स मतलब ये ऐसे मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स होते हैं हमारे। ये मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स है ऐसे। ठीक है। सिलिंड्रिकल सील्स है। इस पे क्या है कि जेबू जेबू का चित्र बनाया गया। जेबू मतलब क्या? कुबरदार बैल होता था। तो इसके चित्र बनाए गए हैं, और ये मेसोपोटामिया का सील है, मतलब ऐसे सील्स सिर्फ मेसोपोटामिया मिले हैं हमें। मोहनजोदारो में 2 ऐसे सील्स मिल गए। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग वहां से व्यापार किया करते होंगे। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑन विच द इमेज ऑफ जेबू कुबरदार बैल पाया गया था। किस पे? सिलिंड्रिकल सील्स पे। हमें स्त्री के रूप में देवी का इमेज भी मिला है, मदर गॉडेस। ये इनका हेड गियर है, नेकलेस है, ये मदर गॉडेस हमारे। ठीक है। तो स्त्री के रूप में गॉडेस मिली है हमें। एक पृष्ठ या किंग है। आप जब किसी 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 बुक्स को पढ़ोगे तो ये पृष्ठ बताएगा। लोग कहते हैं ये थैनोस है, तो ये पृष्ठ है। मतलब कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग मतलब हिस्टोरियंस का कहना है कि ही इज पृष्ठ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये किंग है। पृष्ठ मतलब पुजारी होता है। कुछ लोग कहते हैं किंग है, नहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यही किंग है, यही पृष्ठ है, मतलब यही पूजा कराता था, यही हमारा राजा था। गेटिंग माय पॉइंट। फिर हमें पशुपति या प्रोटोसिवा की सील मिली है। पशुपति या प्रोटोसिवा कौन है? ये है। ओके। अब इसमें क्या है कि ये हमारा बुल मिला है, ये हमारा राइनो मिला है, ये एलिफेंट मिला है हमारा, ये वाला, ये हमारा टाइगर मिला है। ये जो स्क्रिप्ट है ये अनडेसिफाइड है अभी तक, मतलब इसे अभी तक हम पढ़ नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऐसे इमेज ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे 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 करके इमेज ड्रॉ कर दिया, इसलिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
ये पशुपति का सील है। ओके, पशुपति का सील है ये। प्रोटोसिवा बोलते हैं इसे, हम प्रोटोसिवा भी बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर लास्टली इसे कंक्लूड करते हैं। देखिए, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? खैबर, पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, या फिर सिंध में? हमने देख चुका है कि मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है। इट इज इन सिंध। ओके, मोहनजोदारो हमारा कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदारो हमारा सिंध में स्थित है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर अफगानिस्तान में? तो मोहनजोदारो सिंध में स्थित है पहला तो ये, और सिंध कहाँ पे है? वो पाकिस्तान वाले में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारा कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? मतलब क्या है कि मोहनजोदारो की का एक्सकैवेशन मतलब खुदाई किसने स्टार्ट की थी? एस.आर. राव ने, बीबी लाल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने? तो मोहनजोदारो का एक्सकैवेशन स्टार्ट किया था आर.डी. बनर्जी ने। ओके, हमारा आंसर इसका सी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? हनुमान का एविडेंस मिला है हमें? नहीं मिला है। काली का एविडेंस मिला है? नहीं मिला है। अयप्पा का एविडेंस मिला है? नहीं मिला है। पशुपति का एविडेंस मिला है। तो दे वेयर वर्शिपिंग द पशुपति। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटोसिवा। नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब जो नहाने की ग्रेट बाथ जो सिस्टम थी वो कहाँ से मिला है हमें? ग्रेट बाथ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन कहाँ से मिला है? इट इज फ्रॉम द मोहनजोदारो। महान स्नानागार कहाँ पे था? इट इज फ्रॉम द मोहनजोदारो ओनली। ठीक है, ये देखिए महान स्नानागार, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये हमारा महान स्नानागार, ये हमारा अन्नागार। महान स्नानागार में लोग ग्रेट बाथ में लोग नहाते थे रिचुअल्स के लिए, और अन्नागार में अन्न रखा जाता था। ठीक है, चलो देख देते हैं। मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था। वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था, आयताकार टैंक था। तो इट वाज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। याद है ना, मैं आपको बताया था ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। यहाँ पे 2 स्टेयर्स है, यहाँ पे गैलरीज है, समथिंग ऐसे। ठीक है, तो ये आयताकार था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? मतलब एक ऐसा एक सील है, कोई सा भी एक सील है, या तो सिलेंड्रिकल सील है या फिर ऐसा सील है। इस पे एक जानवर का चित्र मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। अब मेसोपोटामिया का सील मिला है हमें कहाँ पे? मोहनजोदारो में। कैसा सील मिला है? सिलेंड्रिकल सील्स मिला है, देख रहे हो, इट इज द सिलेंड्रिकल सील्स। ये सील मिला है हमें। ठीक है, तो ये सील जो मिला है हमें, ये इसमें कौन सा पशु का चित्र अंकित है? अब वो घोड़ा है, गाय है, बैल है, या फिर हाथी है? घोड़ा, गाय, बैल, हाथी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इट इज द बैल। बैल क्या था? मतलब उसमें उस टाइम जेबू बोलते हैं उसे। गेटिंग माय पॉइंट? कुबरदार बैल हुआ करते थे वो। ऑन विच इमेज ऑफ जेबू वाज फाउंड 2 मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स? व्यापार करते थे, उन्हें जेबू मिले थे वहां पे उस सील्स पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चंस है जो आज हमने कंक्लूड किया। कल इसका पार्ट 2 देखेंगे हम, फिर कंक्लूड करेंगे हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उसके बाद हम आएंगे आर्यन एज और वैदिक एज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो इसको रिवीजन करके आना आप, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर पढ़ के आना। चलिए, थैंक्स।